चलो सीआरबीआई वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो सीआरबीआई वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ा था थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं। आपको भी अगर कुछ याद है तो आप ऐड करवा सकते हो। मेनली बात हो रही थी सीआईआरपी प्रोसेस की। हमने देखा जो अपना आईबीसी वाला जो कोड है उसमें टोटल 5 पार्ट्स है, और उसमें से यहाँ पे जो रेलेवेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में जो अभी टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 अगेन। इसके अंदर बात हो रही है सीआईआरपी प्रोसेस की, विच इज फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज। कंपनीज के प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब प्रोसीजर है क्या, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हमने देखा भाई कंपनीज अगर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, इंसॉल्वेंसी वाले फेज में है, तो पहली प्रायोरिटी वही है कि इसको बचाना है। अब इसको बचाने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आइडिया ये है कि हम जाएंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, जो अपने केस में यहाँ पे एनसीएलटी है, और एनसीएलटी को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप भी कुछ मदद करो। एक लीगल एंटिटी का बीच में आना जरूरी है ताकि कंपनी को बचाया जा सके। अब हमने देखा इसके लिए प्रोसीजर क्या है। एक तो रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो जो डेफिनेशंस हैं वो सारी आपको मिलेंगी सेक्शन 5 में। वो डेफिनेशंस जो इस पार्ट के साथ कनेक्टेड है। बाकी डेफिनेशन के दो और सेक्शन भी थे। एक था सेक्शन नंबर 3 और एक है सेक्शन नंबर 79। लेकिन ये बाकी के पार्ट्स के लिए रिलेटेड है तो उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो डेफिनेशन सारी हमें सेक्शन 5 में मिलने वाली है। अब यहाँ पे शुरुआत की थी हमने सेक्शन नंबर 7 के साथ। सेक्शन 7 में आपको बताया कि, या उससे पहले जनरली भी बताया कि अगर सीआईआरपी प्रोसेस के लिए एनसीएलटी में जाना है तो कौन से 3 लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो कॉर्पोरेट डेटर खुद, जो कंपनी है वो। इसके अलावा फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब इनका मीनिंग बता दो, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब क्या और ऑपरेशनल मतलब क्या। जिसने फाइनेंशियल डेट दिया होगा। फाइनेंशियल डेट की जो डेफिनेशन है वो अपन ने देखी। अलग अलग नाम से पैसा कंपनी ने रेज किया होगा। अब उसमें डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, एडवांस मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंडेमनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक पूरी डेफिनेशन देखी। तो इन शॉर्ट जो पैसों के फॉर्म में उधार दे रहा है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो वो भी जाके एनसीएलटी को बोल सकता है कि यार हमारी मदद करो, हमारे पैसे कंपनी में फंसे हुए हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? जो क्रेडिट पे आपको गुड्स या फिर सर्विसेज या रॉ मटेरियल ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने पैसा नहीं दिया है लेकिन गुड्स या सर्विसेज उधार में दी होंगी और उसका पैसा उनका लेना बाकी है, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। तीनों में से कोई भी जा सकता है, ये हमने देखा। अब सेक्शन 7 सबसे पहले स्टार्ट किया। दिस इज फॉर सीआईआरपी प्रोसेस विच इज इनिशिएटेड बाई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। स्पेसिफिक बात हुई थी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अगर एनसीएलटी में जा रहे हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपको सेक्शन 7 में यहाँ पे दिया हुआ था। अब इसमें प्रोसीजर था क्या, कितने दिन में अप्लाई करना है, एनसीएलटी कितने दिन में आंसर करती है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले अमाउंट जो इन्वॉल्व होना चाहिए, जो मैटर ऑफ डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो आप ये सीआईआरपी में एनसीएलटी के पास जा सकते हो। इससे छोटा मैटर होगा तो नहीं जा सकते। ये लिमिट पहले इनिशियली 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ा के 1 करोड़ किया कोविड के टाइम पे, और तब से लिमिट वही कंटिन्यू हो रही है। कोविड के टाइम पे तो इसमें काफी सारे चेंजेस या उन्होंने तब टेम्पररी सजेस्ट किए थे। तब अब वो आगे जैसे बात करेंगे तो चलो उसमें बता दूंगा, अभी अपने उस पर नहीं जाते। तो ये कंडीशन है। अच्छा, एनसीएलटी के पास चले गए एप्लीकेशन लेके, तो अकेले जा सकते हैं या कुछ मल्टीपल लोग होने चाहिए? क्या क्राइटेरिया था उसमें? या तो 100 क्रिएटर्स या फिर 10% ऑफ टोटल क्रिएटर्स, दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये आपको बोला हुआ था कि इतने कम से कम लोग होने चाहिए, और इसका रेफरेंस का सेक्शन था 21(6)(a), क्लॉज 'ए' और क्लॉज 'बी'। अगर आप इनमें कवर होते हो एज अ फाइनेंशियल क्रिएटर तो इतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज इससे कम होंगे तो भी चलेगा वैसा, तो ये कंडीशन है। अब अगर एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन किया तो सबसे पहले एनसीएलटी क्या करेगी, उसका असेसमेंट करेगी या उसको रिव्यू करेगी कि भाई देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हम बताएंगे कि या तो आपकी एडमिशन मतलब जो रिक्वेस्ट है वो एडमिट होगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो सोचने में कितना टाइम लगा सकती है एनसीएलटी? 14 डेज। ठीक है, और 14 डेज में कुछ जवाब नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा?
कि भाई रिजेक्ट कर दिया। अब उनको रीजन देना पड़ेगा राइटिंग में कि भाई रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है। अच्छा, अब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो चाहे रिजेक्ट हो, आपको इंटीमेशन तो देंगे ना। वो इंटीमेशन कितने दिन में आएगा? 7 डेज के अंदर। तो ये 14 डेज के अंदर उनको डिसीजन ले लेना है कि वेदर दे आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन और रिजेक्टिंग। और जो भी डिसीजन लिया वो आपको कन्वे करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। तो अपने लिए कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम वेटिंग टाइम हो सकता है ना, वो है 14+7, दैट इज 21 डेज। इससे डिले तो नहीं होगा, इतने में आपके पास जवाब आ ही जाएगा। ये हमने बात की थी। अच्छा, अब आप जब गए हो इनके पास एप्लीकेशन लेके, तो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, प्रूफ, एविडेंस। किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया और हमें पैसे वापस मिलने चाहिए या कुछ रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो वो आपको अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ेंगे, जिसके बेस पे ये लोग असेसमेंट करेंगे। अच्छा, असेसमेंट करेंगे और उनको लगे और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मंगवा सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन में कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो तो रेक्टिफाई करवा सकते हैं। है कुछ इसका प्रोसीजर, कोई डेडलाइन, या सीधा रिजेक्शन? रेक्टिफिकेशन का टाइम देंगे, उसमें भी 7 डेज ही बोला था कि जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे दे फील किया ये तो इनकम्प्लीट है, तो रिजेक्ट करने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर दो ना कि भाई फॉर्म ठीक से भर दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको जब नोटिस आएगा कि आप करेक्शंस कर लो, उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको उसको ठीक कर देना है। नहीं किया तो फिर रिजेक्ट, फिर उनकी गलती नहीं, उन्होंने मौका दे दिया। तो ये सब पॉइंट्स पे अपन ने मेजरली बात की कि भाई सेक्शन 7 में जो CIRP प्रोसेस है, जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अथॉरिटी है, वो जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है, मतलब एक सबके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकता है। जॉइंट एप्लीकेशन हो सकती है। ये लोग मिलके किसी को ऑथोराइज एजेंट बना सकते हैं, वो ट्रस्टी या और कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के फॉर्म में, या किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं। कोई और भी इनके बिहाफ पे जाके एप्लीकेशन कर सकता है। तो ये सब बातें हमने देखी थी वैसा। चलो अब थियरी में देख लेते हैं आगे क्या है। धीरे धीरे करके आपको ये चीजें बहुत इजी लगती जाएंगी, बिकॉज वैसे टॉपिक एक स्टोरी जैसा है। तो सुनते जाते हैं तो बाद में लगता है कि हाँ वो फ्लो समझ में आ गया क्या हो रहा है, तो इतना परेशानी नहीं होती। सेक्शन नंबर पे थोड़ा ध्यान देना, उसको इग्नोर मत करना। पेज नंबर 10 पे आ जाओ, फॉर्म 1। अब यहाँ पे ना इन्होंने फॉर्म 1 दिया हुआ ही है, तो ऐसा सच अपने पूरा डिटेल में नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आगे के फॉर्म्स में देख रहा था प्रॉपरली दे रखे हैं, मतलब मॉड्यूल में स्क्रीनशॉट डाल दिया ना, उसी में से मैंने लिए हुए, तो यहीं से आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या हो रहा है। फॉर्म 1 भरना होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, जिसमें वो एप्लीकेशन करता है NCLT को कि भाई मेरी बात सुन लो, मेरे पैसों का कुछ अरेंजमेंट करवा दो, पैसे फंसे हुए हैं। और फॉर्म 1 में उसको क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी वो यहाँ पे बोला है। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। सबसे पहला जो पार्ट है, दैट इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट। प्लीज प्रोवाइड फॉर ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर मेकिंग द एप्लीकेशन। हर एक क्रेडिटर की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी और उनके पर्टिकुलर्स आपको बताने पड़ेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्म जो है उसमें आपको कॉर्पोरेट डेटर की डिटेल देनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट डेटर वो कंपनी जिसके खिलाफ आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जिसमें आपके पैसे फंसे हुए हैं। तीसरे पार्ट में इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आपने प्रपोज किया, कल बात हो रही थी, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में उसको इंटरिम बोलेंगे, बाद में वो फाइनलाइज हो सकता है, तो वो भी आपको प्रपोजल देना पड़ेगा कि आपकी तरफ से पेपर वर्क कौन करेगा। फाइनेंशियल डेट क्या है उसकी डिटेल्स, और उसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉर्म 1 में फिलअप करके देने हैं। अब फॉर्म के साथ कुछ डिटेल्स अटैच करनी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं तो PDF अटैच करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। रिटर्न कम्युनिकेशन बाय द प्रपोज्ड IRP एज सेट आउट इन फॉर्म 2। फॉर्म 2 कंसेंट फॉर्म हो गया। जिसको IRP अपॉइंट कर रहे हो उससे तो पूछ लो वो अपॉइंट होना चाहता है कि नहीं। ऐसे पॉइंट आपने कंपनी लॉ में पढ़े। डिबेंचर ट्रस्टी जिसको बना रहे हो उसका कंसेंट ले लो। लिक्विडेटर जिसको अपॉइंट कर रहे हो उसका कंसेंट ले लो। तो भाई कंपनी का डायरेक्टर जिसको बना रहे हो उसका कंसेंट ले लो, ऑडिटर का कंसेंट ले लो। तो जिसको अपॉइंट कर रहे हो वो अपॉइंट होने के लिए रेडी नहीं है, और आपने उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बोल दिया कि इसका कंसेंट राइटिंग में ले लो और फॉर्म 1 के साथ वो PDF अटैच कर दो। एप्लीकेशन फीस जो कल बोली थी कितनी थी? 25,000। तो 25,000 रुपए की फीस भरी कि नहीं भरी उसका प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वे उनके पैसे दिए कि नहीं आपने। Where the application is made jointly, the particulars specified in this form shall be furnished in respect of all the joint applicants, along with copy of authorization to the creditor to file and act on this application on behalf of all the applicants. Implied है कि भाई सारे applicants हर प्रोसीडिंग में तो आने वाले नहीं, लेकिन आप सबने डॉक्यूमेंट साइन करके एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को दे दिया, और उस फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन कर दिया, और एप्लीकेशन में उसने IRP को अपॉइंट कर दिया। तो लेटर स्टेज पे तो सारा वो IRP और RP ही हैंडल करने वाले हैं, लेकिन एप्लीकेशन इनिशिएट किसी क्रेडिटर को करनी पड़ती है।
तो एक अकेला क्रिएटर जाके एप्लीकेशन करे और सबका साइन ले ले तो चलेगा, सबको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सबका साइन मेरे पास होना चाहिए और आपने राइटिंग में दिया है ये डॉक्यूमेंट मुझे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो 10% और 100 वाली कंडीशन फुलफिल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा। तो ये फॉर्म के अंदर ही सब कुछ आपको अटैच करना पड़ेगा, ये पॉइंट है। चलिए, तो फॉर्म 1 की डिटेल आपको पता चल गई। केसेस अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं, थोड़े सेक्शंस पढ़ाने के बाद मैं केसेस साथ में करवाऊंगा, तो थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर पाओगे, नहीं तो अभी क्या बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि अच्छा ये सेक्शन पढ़ा है, ये केस है, तो इसमें यही पॉइंट आएगा, तो फिर वो उतना नया नहीं मिलेगा कुछ। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है पेज नंबर 12 पे, बढ़िया टॉपिक है। अगेन सेक्शन नंबर का जो रेफरेंस है दैट इज सेक्शन 9, और कंपैरिजन में जल्दी रिलेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ चुका है कि सीआईआरपी कैसे काम करता है। तो पेज 12 पे जो ऑपरेशनल क्रिएटर्स का टॉपिक आपको दे रखा है दैट इज एक्चुअली सेक्शन नंबर 9। अब टाइटल में लिख के रख सकते हो, उसमें लिखा हुआ नहीं है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अगर सीआईआरपी के लिए जाते हैं तो उसका प्रोसेस सेक्शन 9 में प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर वाला सेक्शन 7 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो वैसे ये सेक्शन 9 है, बट 9 से पहले आपको 8 भी पढ़ना पड़ेगा, और वो क्यों पढ़ना पड़ेगा अभी समझा देता हूँ। स्टोरी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है कौन? जिन्होंने ऑपरेशनल डेट दिया हुआ है। ऑपरेशनल डेट का मतलब कि या तो आपने गुड्स दिए होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी क्रेडिट पे और पैसा लेना बाकी है, और अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी पैसा पे नहीं कर पा रही है बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुकी है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सेम तरीके से एनसीएलटी में जा सकता है जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर गया, लेकिन उसका एनसीएलटी में जाना उससे पहले उसको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन नंबर 8। अब क्या प्रोसेस करना है, बड़ा ऑब्वियस है। इसमें ये बोला है कि अगेन डिफॉल्ट का अमाउंट वाली कंडीशन सेम है, 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर डिफॉल्ट होगा तो ही यहाँ पे सीआईआरपी में ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकते हैं। बट देखो, बिजनेस का मामला है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो उसको कि भाई आपके और मेरे बीच में रेगुलर बिजनेस चलता रहता है, और ट्रांजेक्शन हमारे करोड़ में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि थाउजेंड्स में या लैक्स में होंगे। बड़े ट्रांजेक्शन, अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, कभी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, कभी आप पेमेंट करते हो, वाइस वर्सा एवरीथिंग। तो जितनी भी बार मैं आपको कुछ गुड्स बेचता हूँ तो आपका पेमेंट आ ही जाता है, तो हमारा बिजनेस रेगुलर है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आपकी तरफ से पेमेंट में डिले हो गया, आज ड्यू डेट थी, आपने पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं, जैसे ही आज डिफॉल्ट हुआ ना, अगले दिन मैं सीधा सीआईआरपी करने एनसीएलटी में भागते भागते पहुंच गया, क्योंकि अमाउंट था 1 करोड़ से ऊपर, अपना करोड़ में ट्रांजेक्शन होता है। तो एक डिफॉल्ट हुआ नहीं, मैंने आपको कुछ बोला नहीं, और मैं सीधा पहुंच गया ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल से आपको नोटिस आ गया, बोले इन्होंने केस किया आपके ऊपर, आपने पैसे नहीं दिए। अरे यार, कल तो ड्यू डेट थी, पैसा देने में 2 दिन लेट हो गया, इंटरेस्ट के साथ दे देता, कम से कम मुझे पूछो तो सही कि पैसा देने वाला हूँ कि नहीं देने वाला। मतलब आपके डिफॉल्ट करते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता है कोई जल्दबाजी हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था कि मैं एक बार आपको पहले पूछ लूं कि यार ये मेरा पेमेंट नहीं आया है, क्या सिचुएशन क्या है। आपने बोला नहीं नहीं, वो 1-2 दिन की बात है, पेमेंट हो जाएगा, तो मैटर ही नहीं ना, फिर ट्रिब्यूनल में जाना ही क्यों है। लेकिन अगर आप नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है कि हाँ भाई, मैं ट्रिब्यूनल में जाके सीआईआरपी इनिशिएट कर सकता हूँ। बट इनिशिएटिंग सीआईआरपी इज अ बिगर और मेजर स्टेप। एकदम छोटी मोटी बात पे, हर ट्रांजेक्शन पे आप सीधा एनसीएलटी भाग जाओगे, वो होना नहीं चाहिए। तो सेक्शन 8 इन्होंने बीच में डाला, उसमें ऐसा बोला कि भाई ऑपरेशनल क्रेडिटर को ना पहले एक बार पार्टी को या कॉर्पोरेट डेटर को एक नोटिस देना चाहिए। तो अगर मेरे आपसे पैसे लेने बनते हैं ना, तो एनसीएलटी में जाने से पहले मैं आपको एक डिमांड नोटिस भेजूंगा। डिमांड नोटिस में मैं क्लैरिफाई करूंगा कि इस इनवॉइस के बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन हुआ था और मेरा इतना पेमेंट लेना बाकी है, तो आप पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक बार पूछ तो लूं। क्या पता आप पेमेंट कर दो तो बात ही खत्म हो जाए। तो पहले डिमांड नोटिस मैं आपको भेजूंगा, उस डिमांड नोटिस का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा एक डेडिकेटेड टाइम लिमिट के अंदर अंदर। अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैं ट्रिब्यूनल में जा सकता हूँ, और अगर आपका रिप्लाई आ गया तो उसके बेसिस पे हम डील करेंगे। अब रिप्लाई आने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझो। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने बोला कि हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं, डिले हो गया है और हम ये डेट पे पैसा दे देंगे इंटरेस्ट के साथ, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चलो आपने लिख के दे दिया ना कि आप पैसा दे दोगे, अब मुझे टेंशन नहीं है, तो मैं उतना टाइम वेट कर सकता हूँ। दूसरा, आपने ये बोला कि हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारा कोई पेमेंट बाकी नहीं है और आपके अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक है। मैं बोले नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो पेमेंट बाकी है। आप बोले नहीं, पेमेंट हो गया है, आप टैली कर लो। हो सकता है ऐसा, रेगुलर ट्रांजेक्शन में कभी ऐसा होता है ना, मुझे लगा पैसे लेने बाकी है, मैंने नोटिस भेज दिया, आपने बोला नहीं पेमेंट तो हो चुका है। तो मैंने बोला बता दो कब पेमेंट किया आपने, कुछ है चेक का नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, कुछ डिटेल भेज दो, मैं टैली कर लेता हूँ। तो आपका रिस्पॉन्स ये भी आ सकता है कि सर पेमेंट तो हो चुका है, तो मैं बोलूंगा आप प्रूफ भेज दो, मैं अपनी अकाउंटिंग टीम से वेरीफाई करा लेता हूँ। अगर पेमेंट हो चुका है देन इट इज ओके, भाई मेरी गलती, मैंने बाई मिस्टेक आपको नोटिस भेज दिया, बट बात खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने बोला कि हमारे हिसाब से तो ये पेमेंट करना बनता नहीं, मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट। आप बोल रहे हो कि मेरी तरफ से ये अमाउंट पे करना नहीं बनता है, आप गलत पैसे मांग रहे हो।
मैं गलत पैसे मांग रहा हूँ, आप देना नहीं चाहते हो, तो आपने बोल दिया कि हमारी तरफ से डिस्प्यूट है। तो मैंने बोला अगर डिस्प्यूट है तो आपने मुझे कम्युनिकेट किया? तो बोले हाँ, हमने आर्बिट्रेशन में एप्लीकेशन की हुई है, ये उसकी कॉपी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके और मेरे बीच में पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन है और आपने मुझे कम्युनिकेट कर दिया, तो मैटर अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज से, तो आखिरी रास्ता मेरे पास हमेशा ट्रिब्यूनल का रहेगा। तो सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर ट्रिब्यूनल में जा सकता है, ये पावर उसके पास है। बट जाने से पहले उसको सेक्शन 8 में एक डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा टू द कॉर्पोरेट डेटर कि भाई मेरे पैसे बाकी है, और उसका जवाब मांगना पड़ेगा। आप क्या जवाब देते हो, अकॉर्डिंगली फिर मैं एक्ट करूंगा। बट बिना आपको नोटिस दिए डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, तो ट्रिब्यूनल चार बातें मुझे सुनाएगी, क्या तुमको इतनी क्या फालतू की जल्दी है, पहले नोटिस तो दो, उनको पूछ तो लो, जवाब तो आने दो, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, आपका और मेरा मैटर आर्बिट्रेशन में चल रहा है इसी अमाउंट को लेके, इस ट्रांजेक्शन को लेके अंडर डिस्प्यूट है, और मैं ट्रिब्यूनल में चला गया, तो आपको क्या लगता है ये सही किया गलत किया? ट्रिब्यूनल क्या बोलेगी, अरे भाई एक ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा है ना, आर्बिट्रेशन में फैसला तो आने दो, इतनी क्या जल्दी है, 4 जगह केस फाइल करके रख दोगे, विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा सबका क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप पहले वहां से जवाब आने दो, उसके बाद बात करेंगे। तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता। तो डिस्प्यूट है तो पहले सॉर्ट कर लो जहां पे आपने फाइल किया, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब कंडीशन है। अब देखते हैं, इनकी लैंग्वेज में काफी सारी चीजें आपको रिपीट भी मिलेंगी। बता देता हूँ, स्टार्टिंग में पेज नंबर 12 पे ना रिपीटेशन है, उन्होंने बताया ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है, वो कल हम बात कर चुके हैं। ऑपरेशनल डेट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। फिर बोला कि सेक्शन 9 में एप्लीकेशन करने का पावर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास है, तो वेल एंड गुड, वो हमने देखा। बट हाउएवर करके जो पॉइंट आ गया, उसमें वो डिमांड नोटिस की बात हो रही है। अब मेन वर्ड हाईलाइट कर लो, डिमांड नोटिस सेक्शन 8, उतना भी काफी है। लैंग्वेज में ऐसा कोई नहीं है कि आपको बार बार पढ़ना पड़े। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में चीजें बता दी शॉर्ट में। 1 करोड़ वाला पॉइंट सेम है, 1 करोड़ या उससे ऊपर का मैटर हो, पहले डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। उसके बाद ही सेक्शन 9 का ऑप्शन खुलेगा, वैसे समझ लो। और सेक्शन 9 में CIRP एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वही होगा जो यहाँ पे था, कि भाई या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। वो स्टोरी फिर सेम जाने वाली है वैसा। जो नीचे उसमें बॉक्स में दे रखा है ना रैशनल, उसमें यही बताया हुआ है कि ये ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले में ना ये पॉइंट क्यों लेके आ गए डिमांड नोटिस वाला। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डिमांड नोटिस मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले केस में ट्रांजेक्शन रिकरिंग होते हैं। मैंने बोला ना, बार बार अपन डील करते हैं, बार बार गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो कभी पेमेंट आगे पीछे हो भी जाता है। और कंपेरेटिवली अमाउंट फाइनेंशियल क्रेडिटर के कंपेरिजन में छोटा भी होता है। फाइनेंशियल डेट्स क्या है, बड़े अमाउंट के होंगे, क्योंकि वन टाइम किसी ने लोन दिया होगा, तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 100 करोड़ दिया होगा। लेकिन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वो 2 3 करोड़ के होते होंगे, फ्रीक्वेंटली होते होंगे, 50 लाख का होता है, 5 करोड़ का होगा। लेकिन वन टाइम ऐसा 100 करोड़ सीधा एक साथ नहीं होगा। तो बोले जब अमाउंट छोटा है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल डेट, तो एक बार बात करके देख लो ना कंपनी से, क्या पता वो लोग पे ऑफ कर ही दे। और अगर वो करने की कैपेसिटी में है, तो एनसीएलटी को क्यों परेशान करते हो और खुद क्यों परेशान होते हो एप्लीकेशन करके। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया डिमांड नोटिस का, जो सेक्शन 7 में नहीं था। वहां पे हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि पहले डिमांड नोटिस भेजना है, वहां तो डायरेक्टली एनसीएलटी में चले गए। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट कंपलसरी कर दिया। अब देख लो सेक्शन 8 की लैंग्वेज भी है यहाँ पे, अगेन इतनी कोई टेक्निकली खास नहीं है। स्टार्टिंग में तो वही बोला, डिमांड नोटिस या इनवॉइस की कॉपी भेजनी पड़ेगी। इनवॉइस की कॉपी भेजने का मतलब ही वही है, कोई आपको बिल क्यों दे रहा है, भाई पेमेंट कर दो। ठीक है, अब जैसे होटल में गए, आपने खाना खाया, आपने बिल मांगा, लेकिन अपने आप आ जाता है ना, तो रेस्टोरेंट में लास्ट में वो बिल लेके आ जाएगा। अब वो बिल लाके उसने टेबल पे रख दिया, इसका क्या मतलब है, भाई पेमेंट करो और क्या, बात खत्म करो। तो मैंने आपको बिल भेजा तो उसका इंटेंशन क्लियर है कि इसका पेमेंट करो। तो डिमांड नोटिस बोलो या इनवॉइस की कॉपी बोलो, उसका इफेक्ट सेम ही रहने वाला है वैसा। ये चीज बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ काम का नहीं है, डिमांड नोटिस क्या होता है वो भी समझाया हुआ है। वो बेयर एक्ट में क्या होता है ना, फिर एक एक चीज ऐसे डिटेल में जाके समझाते हैं ना, कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इनका बस चले तो ABCD भी समझा दे वहां पे, कि भाई वो भी किसी को नहीं आती हो तो यहीं से पढ़ लो, तो उतनी जरूरत नहीं। इसके बाद रूल आ गया, सेक्शन के साथ साथ रूल चलते ही रहते हैं, आपको कंपनी लॉ का अच्छा एक्सपीरियंस है। वहां पे बोला है डिमांड नोटिस बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, उससे रिलेटेड रूल। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कैसे भेजने हैं, वो भी देख लो, इजी पॉइंट्स है। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो डिमांड नोटिस डिलीवर करेगा, उसका जो फॉर्मेट है, इट इज इन फॉर्म 3। फॉर्म नंबर आएंगे, फॉर्म नंबर 1 अपन ने देखा, फॉर्म नंबर 2 में वो कंसेंट वाला पॉइंट था IRP का, ये फॉर्म नंबर 3 है। डिमांड नोटिस का जो फॉर्म है, वो फॉर्म नंबर 3। और इसके साथ इनवॉइस की एक कॉपी अटैच कर देना कि ये बिल हमने आपको पहले भेजा था, या इसका पेमेंट बाकी है, तो वो फॉर्म नंबर 4। आगे फॉर्मेट दिया है, डिस्कस करेंगे। अब डिमांड नोटिस पहुंचाओगे कैसे कॉर्पोरेट डेटर तक, या तो कोरियर से भेज दो,
वही रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और वो सब। दूसरा ऑप्शन क्या है, ईमेल कर दो। तो यही दो ऑप्शन दे रखा है। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन डेटाबेस, उनके वहां भी ये नोटिस भेज दो। उनको बता दो कि मैंने कॉर्पोरेट डेटर को ये बिल भेजा है, मेरे पैसे लेने बाकी है, मैं इंटीमेशन दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, बाद में प्रूफ के तौर पे काम आएगी कि हमने नोटिस भेजा था और इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका प्रूफ आपको ना एनसीएलटी में भी जमा करवाना पड़ेगा। बाद में जब सेक्शन 9 में जाओगे एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी बोलेगी आपने वो डिमांड नोटिस भेज दिया था, बोले हाँ सर भेज दिया था, बोले उसकी कॉपी एक बार अटैच कर देना, हम देख तो लें कि आपने भेजा है कि नहीं। तो प्रूफ देना पड़ता है, ये बात हो रही है। अब आगे आपका फॉर्म 3 फॉर्म 4। फॉर्म नंबर 3 में है क्या, डिमांड नोटिस का फॉर्मेट। उसमें क्या पर्टिकुलर्स होंगे वो समझाए हुए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला इट हैज टू बी स्टेटेड स्पेसिफिकली दैट दिस इज अ लेटर, दिस लेटर इज अ डिमांड नोटिस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर। बोला क्लियर लिखना उसमें कि ये नोटिस को लाइटली मत लेना, ये डिमांड नोटिस है, हम पैसे मांग रहे हैं और आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपके खिलाफ एनसीएलटी में जाएंगे। वार्निंग भी दे दो, डिमांड भी कर लो और क्लैरिफाई करो। ठीक से नहीं लिखोगे सामने वाला उसको सीरियस नहीं लेगा, फिर मत बोलना हमने भेजा तो था। भाई आपने तो सिर्फ बताया था कि इतने पैसों का हिसाब बाकी है, ये कहाँ बोला था कि इमीडिएट पे करो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो इंटीमेशन देना और डिमांड करना फर्क है। पर्टिकुलर्स में बता दो कितना उधार है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे, ड्यू डेट क्या थी, डिफॉल्ट करने पे क्या होगा, सिक्योरिटी कुछ रखवाई थी या नहीं, जो भी आपके मेरे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए थे, एक बार डिमांड नोटिस में रिपीट कर दो। और क्या कंटेंट देना पड़ेगा वो भी बोला है। लास्ट में बोला है ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज टू स्पेसिफिकली आस्क द डेटर टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट और पेमेंट इफ इट हैज बीन ऑलरेडी मेड। मतलब मैं जो आपको डिमांड नोटिस भेजूंगा, देखो फेयर रहना है, वो सफेद झूठ नहीं बोलना है, आधी बात बोली आधी छुपाई, कंफ्यूज कर दिया सामने वाले को और फिर केस कर दिया। आपको क्लियरली बोलना है कि भाई मेरा इतना पैसा मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से लेना बनता है, तो आप मेरा पेमेंट कर दो। और उसमें आप ये भी लिख दो कि भाई अगर आपके हिसाब से पेमेंट हो चुका है तो मुझे प्रूफ भेज दो, मैं टैली कर लेता हूँ। और अगर आपके हिसाब से पेमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट आपने कहाँ पे रजिस्टर कराया, आर्बिट्रेशन में कराया, कोर्ट में कराया, मुझे इंटीमेशन दिया, कुछ है प्रूफ, अटैच कर दो, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ कि आपके यहाँ तीन तीन रास्ते हैं, या तो मेरा पैसा दे दो, या अगर पेमेंट कर चुके हो तो पेमेंट की डिटेल्स भेज दो, और अगर आपकी तरफ से कोई डिस्प्यूट है कि आपकी तरफ से पैसा देना बनता नहीं ऐसा बोल रहे हो, तो आपने डिस्प्यूट कौन सी अथॉरिटी में रजिस्टर कराया ये बता दो। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन चुन लो। अगर इन तीन में से कोई रास्ता आपके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, दैट मीन्स आपकी गलती है, मेरे पैसे नहीं दिए आपने, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं एनसीएलटी में जाऊंगा। तो डिमांड नोटिस में सामने से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इन तीनों में से जो भी ऑप्शन है आप सिलेक्ट करके मुझे रिप्लाई कर दो, वैसी बात। ठीक है। अटैचमेंट्स में वही आने वाला है, इन सारी चीजों की डिटेल्स। आगे डेडलाइन देनी पड़ेगी, डेडलाइन पे चलते हैं, उससे नीचे पहले फॉर्म 4 देख लेते हैं, फिर बताता हूँ। फॉर्म ऑफ नोटिस विथ विच इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट इज टू बी अटैच्ड। देखें पढ़ते हैं अंदर क्या बोला। नेम ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, hereby provides notice for repayment of unpaid amount of given rupees that is in default as reflected in the invoice. In the event you do not repay the debt due to us within 10 days of the receipt of this notice, we may file an application before adjudicating authority for initiating CIRP under section 9 of the code. फॉर्म 3 में वो डिमांड नोटिस था, और फॉर्म 4 में ना धमकी दे दी कि भाई देखो हमने फॉर्म 3 में सारी डिटेल्स आपको भेजी है और हमारा आपसे इतना पैसा लेना बनता है। अब अगर आपने 10 दिन में पैसे नहीं दिए, ये 10 दिन की टाइम लिमिट सेक्शन 8 में लिखी है, 10 दिन में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम जा रहे हैं एनसीएलटी। अब सोच लो, तो 10 दिन में जवाब दो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पैसे दो। कुछ रिप्लाई नहीं आया या पैसे नहीं आए या रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, तो हमारे पास राइट है कि हम एनसीएलटी में जा सकते हैं। और ये 10 दिन वाली बात ना जस्ट नीचे ही लिखी है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 2, उसमें हाईलाइट किया है ये मैंने, सेक्शन नंबर 10, सॉरी सेक्शन नंबर 8, ड्यूरेशन 10 डेज। अंदर की लैंग्वेज एक बार अभी पढ़ के देख लो, जो मैंने पॉइंट्स बताए वही है। या तो डिस्प्यूट है तो ये बता दो, या तो पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट डिटेल दे दो, या फिर पैसे दे दो।
कौन से पॉइंट में? हाँ, कुछ गिरवी रखा हुआ आपने तो चार्जेस। हाँ, शेयर्स भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। डिटेल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब कि जो मैंने आपको डेट दिया था वो सिक्योरिटी, तो आपने पे नहीं किया तो आपकी कोई सिक्योरिटी मेरे पास है, मैं बेच के वसूल कर सकता हूँ, तो मैं डिमांड नोटिस में मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास सिक्योरिटी पड़ी है। अब जैसे आपने मुझसे पैसे उधार लिए और मैंने आपका कुछ सोने के कुछ आर्टिकल्स गिरवी रखवा लिए, तो अब मैं आपसे पैसा मांगूंगा तो सही ना वापस, कि भाई पैसे देने हैं कि नहीं देने। मैं उस जल्दी में थोड़ी रहूंगा कि इनके गहने बेच के पैसे वसूल कर लो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। तो मैंने आपको डिमांड नोटिस भेजा तो मैं बोला इतने दिन में आप रिस्पॉन्ड कर देना, आपकी सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी है। तो एक रास्ता मेरे पास वो भी है कि आप नहीं पे करोगे ना, तो मैं इसको बेच के भी रिकवर कर सकता हूँ। बट आपको पूरा फेयर चांस दे रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है आपकी पर्सनल एसेट बेच के रिकवर करने का। तो पैसे हैं तो दे दो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन यही है वैसे। तो सिक्योरिटी की डिटेल्स है तो मेंशन कर दो। डिटेल ऑफ रिटेंशन ऑफ टाइटल वो भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर जिसको मॉर्गेज किया हो। तो टाइटल जो है अभी तो आपका है, लेकिन अगर आपने पे नहीं किया टाइटल मेरा हो जाएगा। तो ये सब बातें क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 भी क्लियर। उसके नेक्स्ट पेज पे आप देख लो, सेक्शन नंबर 9 आ गया कि अब CIRP में जाएंगे। अंदर की लैंग्वेज भी अभी पढ़ लो, मैंने सब कुछ बता दिया, उसमें कुछ बाकी नहीं है। बस NCLT में अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 5 लगता है यहाँ पे, वो देख लेना। आप कोशिश करोगे तो फॉर्म याद होते जाएंगे। फॉर्म 1 था फाइनेंशियल क्रेडिटर CIRP एप्लीकेशन करता है। फॉर्म 2 में वो कंसेंट ले लेता है। फॉर्म 3 में डिमांड नोटिस भेजता है। फॉर्म 4 में वो फाइनल नोटिस भेजता है कि मैंने डिमांड नोटिस भेजा है, इनवॉइस भेजा है, पेमेंट कर देना। नहीं करोगे तो CIRP में जाऊंगा। अब जब CIRP में जा ही रहा हूँ, तो वहां पे एप्लीकेशन करने के लिए फॉर्म 5 तो लाइन में चल रहा है तो याद हो सकता है। फॉर्म 5 के पर्टिकुलर्स भी दे रखे हैं। फॉर्म के अंदर का वो टेबल क्या है? फॉर्म की नहीं नहीं, फॉर्म के अंदर की आपको डिटेल नहीं याद रखना, मतलब फॉर्म में पार्ट 1 2 वो सब नहीं याद रखना है। ये आपके नॉलेज के लिए है कि भाई फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल देनी होती है, तो ये आप थोड़ा नॉलेज पर्पज के लिए भी सुन लोगे तो चलेगा। बाई चांस फॉर्म का कोई रेफरेंस आ जाए तो आपको, और कॉमन सेंस वाली चीजें है ना, क्या डिटेल प्रोवाइड करोगे CIRP को, वही ना कि भाई क्या हुआ है, कितना उधार था, वही सब। ऐसा पार्ट 1 2 3 4 उतना स्पेसिफिक नहीं जाना।
चलो लैंग्वेज में कोई क्वेरी? तो सेक्शन 9 में वो स्टोरी आपने देखी, 10 दिन वेट करने के बाद आफ्टर गिविंग नोटिस आप एनसीएलटी में जा सकते हो। उसमें देखो वो तीनों चीजें लिखी हुई है, या तो पेमेंट नहीं आया, या डिस्प्यूट की डिटेल नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आया कि भाई क्या है, या आपने ये भी नहीं बताया कि हमने पेमेंट कर दिया है तो कोई डिटेल्स नहीं भेजी मुझे। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, अब तो एनसीएलटी में ही जाऊंगा। तो वही स्टोरी चल रही है यहाँ पे। फॉर्म 5 वाली बात भी हो गई। अब एप्लीकेशन जो करनी है वो आप एनसीएलटी में तो सबमिट करोगे, लेकिन साथ में जो कॉर्पोरेट डेटर है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन कर रहे हो उसको भेज देना। उसको भी तो बता दो कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है, और वो तो आपका राइट है लीगल कंप्लेंट करना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इंटीमेशन दे दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल से, वो चलेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको वापस से फॉर्म 5 पे दिख जाएगा। उसके अंदर के पर्टिकुलर्स काफी सिमिलर है जो फॉर्म 1 में आपने देखे, ज्यादा फर्क नहीं है, तो वो सेम रहेगा। इसके बाद सब सेक्शन 3 में ना डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई कि जब एनसीएलटी में जाते हो तो प्रूफ के तौर पे क्या क्या देना पड़ेगा। तो बहुत ऑब्वियस से पॉइंट्स मिलने वाले हैं। डिमांड नोटिस भेजा होगा उसकी कॉपी। सेकंड पॉइंट में बोला है कि एफिडेविट सबमिट करना है। उसमें लिखा है एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो नोटिस गिवन बाय द डेटर रिलेटिंग टू अ डिस्प्यूट इन द अनपेड ऑपरेशनल डेट। अपन ने पीछे देखा ना कि अगर डिस्प्यूट है तो बता दो। तो आपको यहाँ पे एज अ एप्लीकेंट एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हमने डिमांड नोटिस भेजा था और हमें कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं मिला है कि उसकी तरफ से कोई डिस्प्यूट है। तो अगर अब वो बोलता है कि डिस्प्यूट है तो उसने हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए हम एनसीएलटी में आए, और उसको 10 दिन का टाइम दिया था। अगर उसको उसने सच में कोई डिस्प्यूट रेज किया होता या हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन कर रखी होती तो हमें नोटिफाई करता। नहीं किया है इसलिए हम कंप्लेंट लेके आए हैं। तो एफिडेविट का मतलब है स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हो। फिर बाद में अगर वो कॉर्पोरेट डेटर ने वहां प्रूव कर दिया कि देखो मैंने इनको इंटीमेशन दिया हुआ है एंड दे नो के डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो फिर तो आपकी तरफ से वो चीज गलत हो गई ना। तो लीगल केस हो जाएगा झूठा एफिडेविट सबमिट करने का। एफिडेविट मांग लिया मतलब एनसीएलटी सिक्योर हो गया कि भैया स्टैम्प पेपर पे लिख के देना। फिर बाद में तुम झगड़े में जोश जोश में हमारे पास जल्दी जल्दी में आ गए और दूसरी पार्टी ने बोला कि उसने इन्फॉर्म किया हुआ था, तो तुम फंसोगे। उसका केस अलग से चलेगा। ये स्टोरी। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। मतलब आपकी जो बैंक है ना, बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के वो भी जमा कर दो, प्रूव करते हुए कि देखो हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया है, इसलिए हम एनसीएलटी में आए। तो वो सब चीजें पक्के तरीके से देनी पड़ेंगी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास अगर इस चीज का कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई भी ट्रांजेक्शन का डेटा हो, तो वहां से भी आप कॉपी निकाल के सबमिट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई ही इसलिए गई थी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का अपडेट उनके पास रहे और बाद में एविडेंस के तौर पे काम आए। लास्ट में बोला एनी अदर प्रूफ, जनरल पॉइंट। अगले पॉइंट में ना एक रेगुलेशन का यूज किया। उसमें बोला जीएसटी का डेटा भी दे सकते हो प्रूफ में। आपने पढ़ा GST 1, GST 3B, कुछ याद है? फिर ई वे बिल्स, वो भी प्रूफ है। आउटवर्ड सप्लाई बेचा कितना है। और 3B वो कंबाइन था, इनवर्ड सप्लाई और जो आईटीसी क्लेम करते हैं उसका कॉमन फॉर्म। नॉर्मली जीएसटीआर 1 2 3 होता है, लेकिन 2 और 3 अभी सस्पेंडेड है, उसके बदले 3B चल रहा है वैसा। तो ये सब अपन ने देखा हुआ है, वो भी प्रूफ में दे सकते हो वैसा। उसके साथ नीचे वापस दे दिया फॉर्म 5 के साथ साथ एनेक्सर्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। यही पॉइंट जो अभी बात की ना, सेम लिखे हुए, रिपीटेशन। इसके बाद एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपये प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट सबसेक्शन 4। ये पॉइंट थोड़ा पिछले वाले केस से अलग है। वहां पे था कि आईआरपी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ बोला है आईआरपी अपॉइंट करना ऑप्शनल है, डिस्क्रिशनरी। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ऑप्शनल है। दो रास्ते दे रखे हैं, या तो आप खुद अपॉइंट कर दो, मे प्रपोज बोला है, मैंडेटरी नहीं। बट अगर आपने अपॉइंट नहीं किया तो एनसीएलटी अपनी तरफ से अपॉइंट कर देगी। तो इन शॉर्ट आईआरपी की जरूरत तो है, बट आप ही अपॉइंट करोगे, मैंडेटरी वैसा नहीं। आप अपॉइंट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल की पैनल होती है, वो पैनल में से वो लोग किसी को अपॉइंट कर देंगे। और ये पैनल मेंटेन कौन करता है? आईबीबीआई, अपना बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो लोग एक पैनल मेंटेन करते हैं, उसमें से आपके लिए कोई आईआरपी एनसीएलटी अपॉइंट कर देगा। ये वैसे ही जैसे खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना करो और कोर्ट से मांग लो, तो वो ट्रिब्यूनल में से अपॉइंट कर देते हैं, सेम चीज हो गई। ठीक है, तो ये स्टोरी हुई। इसके साथ के फिर केसेस दे रखे हैं, वो देखने हैं अपने को। इसके बाद कुछ रिपीट पॉइंट्स हैं। पेज नंबर 20 पे आप देखना, 9 सबसेक्शन 5 जो दे रखा है ना,
वो स्टोरी पूरी सेम चल रही है जो सेक्शन 7 में आप देख चुके हो। तो ये एडवांटेज हो जाता है, एक सेक्शन पढ़ने के बाद दूसरे में ना काम आधा हो जाएगा। 14 डेज वाली कंडीशन आपको याद है, अपन ने अभी वापस देखी स्टार्टिंग में, कि 14 डेज में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और 7 डेज में इंटीमेशन आएगा। एग्जैक्टली वही पॉइंट है। ये पेज 20 पे और 21 पे जितना लिखा है ना, आप वहाँ लिख के रख सकते हो कि दिस इज सिमिलर टू सेक्शन 7। एक बार क्विक रीडिंग खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर लेना, आपकी तसल्ली के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, बाकी तो अंदर पॉइंट सेम है, नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा। वापस फिर कुछ केसेस दे रखे थे मॉड्यूल में, उसको एक बार अभी के लिए स्किप कर दो। और उसके बाद अदर रिक्विजिट्स फॉर बेसिक प्रोसीजर, बोला जो क्रेडिटर है एप्लीकेशन करते टाइम वो खुद की भी कुछ डिटेल प्रोवाइड कर दे तो अच्छा है। उसमें उसका पैन नंबर और ईमेल आईडी मांगा है, ऐसी सब बेसिक बातें हो रही। वो तो होने ही वाला है, सब इन्फॉर्मेशन तो मांगेंगे। और बाकी जो एविडेंसेस होते हैं वो तो सबमिट करने ही है, तो इस आंसर में कुछ खास बात नहीं बोली, छोटा सा पॉइंट। यहाँ तक आते आते आपका सेक्शन 9 भी पूरा कंप्लीट है। तो दोनों स्कीम अपन ने देख ली, सेक्शन 7 देख लिया, सेक्शन 9 देख लिया। अब तीसरा जो स्कीम है वो इस ब्लॉक का समझ लो आखिरी पार्ट हो गया, दैट इज सेक्शन नंबर 10। अब अगेन सिमिलर है तो ले लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5-10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। सेक्शन 10 में बात हो रही है सीआईआरपी प्रोसेस की, जहां पे एप्लीकेंट खुद कॉर्पोरेट डेटर ही है। स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, 3 टॉपिक्स, एक डेटर, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो दोनों क्रेडिटर्स का तो प्रोसेस देख लिया, फाइनेंशियल वाला सेक्शन 7, ऑपरेशनल वाला सेक्शन 9, और खुद कॉर्पोरेट डेटर वाला सेक्शन 10। तो ये अब उसकी बात हो रही है वैसा है। तो ये खुद ही जा रहा है, कॉर्पोरेट डेटर जो कंपनी है वो खुद ही एप्लीकेंट है, खुद एनसीएलटी में जा रहे हैं कि हमारी कंपनी की हालत खराब हो गई, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, अब देख लो क्या करना है, ये वैसा है। तो उसका प्रोसेस दिया हुआ है। अब इसमें क्या समझा रहे हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है वो समझाया, और इसका रेफरेंस अगेन अपना डेफिनेशन सेक्शन 5। अभी अपने चैप्टर 14 में जो सेक्शन 5 था उसमें भी ये डेफिनेशन मिल जाएगी, बट यहीं पे रख दी तो वहां पे जाना नहीं पड़ेगा। तो बोला एप्लीकेंट में कॉर्पोरेट डेटर खुद हो सकता है। दूसरा, member or partner of the corporate debtor who is authorized to make an application for the CIRP under the constitutional document of the corporate debtor। भारी भारी वर्ड्स यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कुछ याद है ना कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? कॉर्पोरेट डेटर के रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट मतलब एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो एमओए और ए कुछ नहीं था, सीधा सीधा लिख देते तो अपने को भी टेंशन कम होती। फिर है ना उसके लिए नीचे वापस दूसरा सबसेक्शन ले लिया, दिख रहा है लास्ट पॉइंट, उसमें समझाया कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है। बोले ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ा देते हो पूरे एक्ट का, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के बदले वहीं लिख दिया होता है एमओए और एओए, तो सबको पता है क्या होता है, तो अननेसेसरी दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्रिएट ही नहीं करना पड़ता। तो ये सेंटेंस पढ़ के बंदा सोचे यार कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो नीचे ही लिखा है मेमोरेंडम आर्टिकल्स, थोड़ा सिंपल रखते तो अच्छा रहता। बट वो फीलिंग नहीं आती ना, फिर आप एकदम ही इजी पढ़ लोगे, लगेगा लॉ में कुछ नहीं आया तो कुछ ज्यादा ही इजी है। तो उतना सिंपल होता है तो सीरियसनेस भी नहीं आती पढ़ने की। अब ये बैरेट की लैंग्वेज देखकर डर लगता है, और नहीं है थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आधे पॉइंट के बाद ना दिमाग कहाँ घूम जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए वो थोड़ा घुमा फिरा के भी लिखते हैं। और मेन तो क्या है, इंटरप्रिटेशन जब लॉ में होता है कोर्ट में, तो वर्ड टू वर्ड चलता है, वो आपको पता है, तो उसके लिए ये सब चीजें ऐसे प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो बोला कंपनी खुद जाके एप्लीकेशन करे, या कंपनी के मेमोरेंडम में अगर किसी को अथॉरिटी दे रखी है तो वो भी कंपनी के बिहाफ पे कर सकता है। थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ऑपरेशंस का जो इंचार्ज है कोई इंडिविजुअल, जैसे सीईओ हो गया या एमडी हो गया, या नेक्स्ट पॉइंट में बोला मैनेजर हो गया जिसका कंट्रोल है कंपनी के एक्शंस पे, इनमें से कोई भी जाके कंपनी के बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकता है। तो इतनी सी बात के लिए 4 पॉइंट बना दिए। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है देख लो, सेक्शन नंबर 10, रिपीटेशन। टाइटल में तो वही बताया, डेटर खुद जा रहा है, जिसने डिफॉल्ट किया वही एप्लीकेंट है। फॉर्म और मैनर में बोल दिया एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरना है, फॉर्म 6। मेन वर्ड्स को पकड़ो, हाईलाइट करो, बाकी रिपीटेशन। फीस भरनी है 25,000 रुपये। यार वहाँ बीच में 2,000 था, मुझे लगता है टाइपिंग एरर तो नहीं हुआ है। तो सेक्शन 9 में 25,000 की बात की है हमने, मैं सेक्शन 9 बोल रहा हूँ। हाँ वही मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो फॉर्मेटिंग में कुछ मेरे से नंबर चेंज हो गया है, डाउट लग रहा है। चलो एक बार देखते हैं। इतने 2,000 में कौन सा फॉर्म भरवा रहे हैं लोग, मेरे को एनसीईआरटी पे डाउट है कि 2,000 में मानेंगे नहीं। आज की महंगाई में 2,000 रुपये बहुत कम होते हैं।
चेक कर लेते हैं, मे बी एरर हो गया फिर लिख के आ जाओ तो क्या गलत हो जाएगा, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अच्छा रूल का रेफरेंस है, मैं एक बार चेक करके रखता हूँ, बाकी हो सकता है मिस्टेक हो गई। क्या कितनी बार वो सिलेक्ट करके बोल्ड या हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, उसमें एक स्पेस इधर उधर हो गया, बैक स्पेस दब गया, नंबर चेंज हो जाता है, ऐसी मिस्टेक हो सकती है। मुझे अमाउंट देख के डाउट लग रहा है, बाकी तो ठीक है। चेक कर लेता हूँ, चलो एक बार अभी पेंडिंग रखते हैं, देख के रखता हूँ, आप भी चेक कर सकते हो, आप कर लेना, मैं भी देख लूंगा। हाँ तो अपना सेक्शन 10 चल रहा था, फॉर्म 6 25,000 रुपये फीस। फॉर्म 6 में क्या क्या डिटेल देनी है वो भी लिखा हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एप्लीकेंट के पर्टिकुलर्स, आईआरपी के पर्टिकुलर्स और डेट के पर्टिकुलर्स, यही होता है मोस्ट कॉमन। तो अब तो आपको समझ में आने लग जाएगा फटाफट। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई फिर से सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 में। अब इसमें क्या दोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की इंफॉर्मेशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, ये नया पॉइंट है, ठीक है। कि खुद कंपनी ही एनसीएलटी में जा रही है तो ओनर्स को बिना पूछे तो नहीं जा सकती, ठीक है, तो ओनर से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वही होता है ना स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब। फिर है 10 सब सेक्शन 4, वही टाइमलाइन, 14 डेज 7 डेज रिपीट, और सीआईआरपी कमेंट्स हो जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, रिपीटेशन। फिर आ गए केसेस, बस यहाँ तक था, बाकी के पॉइंट्स फिर अपने कल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तीनों में से आपको कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट में डाउट है तो बता दो। क्लियर, आ गया समझ में, चल ठीक। जाने की जल्दी होती है, डाउट कम आता है। कितना पढ़ाने का